Hello students, we were discussing about the requirements of the photosynthesis, in which we have discussed about the photosynthetic apparatus and different type of the pigments, chlorophyll, carotenoid and also with that phycobilins, ठीक है ना, जिनके बारे में अपन बात कर चुके हैं. Now we will discuss about the second one requirement, that is the light. तो लाइट क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो लाइट के लिए अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in which energy flows in the form of waves. एनर्जी है वो वेव्स के रूप में क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है ना. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो किसके रूप में फ्लो कर रही है, वेव्स के रूप में. उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लाइट, ठीक है. अब देखिए इस लाइट की जो यूनिट है वो क्या है. तो द यूनिट अगर अपन बात करें दैट इज कॉल्ड द क्वांटम, ठीक है ना. दैट्स मीन द लाइट इज जो है उसकी जो लाइट एनर्जी है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, क्वांटम. यानी कि इसको अपन क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी. व्हाट इज दैट, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी है वो क्या है, क्वांटम या क्वांटा, ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन दिस. ये भी क्या अपन कह सकते हैं कि जो सोलर रेडिएशन है उस सोलर रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है उसकी जो यूनिट है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या है, क्वांटम या क्वांटा, ठीक है. और अपन इसको थोड़ा और डिफाइन करें अलग तरीके से तो अपन ये कह सकते हैं कि क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन. दैट्स मीन जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है वो किसके अंदर, पैकेट्स और द बंडल्स ऑफ फोटोन जो है उसके अंदर निवेशित है, समाहित है, किसके रूप में, क्वांटा के रूप में. तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द फोटोन. दैट्स मीन द फोटोन इज द पर्टिकुलर पैकेज और द बंडल्स ऑफ द लाइट हैविंग द लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटम और द क्वांटा. इज दिस क्लियर. अब देखिए सोलर रेडिएशन जो है उसके अंदर ये जो वेव्स हैं जिनके अंदर लाइट क्या है, निहित है, ठीक है ना. अपने ऊपर ही कहा कि एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है ना. एंड दोज वेव्स हैविंग व्हाट, ये वेव्स क्या हैं, दोज आर द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, विच आर कॉल्ड द फोटोन एंड हैविंग द यूनिट ऑफ द एनर्जी व्हाट, क्वांटा और द क्वांटम. अब ये जो क्वांटम एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ जो लाइट एनर्जी हैं उनके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है. तो यानी कि सोलर एनर्जी जो है उसको अपन या सोलर रेडिएशन जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वेवलेंथ, ठीक है ना. क्योंकि लाइट को अगर कंप्लीटली अपन सोलर लाइट को देखें तो सोलर लाइट जो है वो कैसी है, पॉलीक्रोमेटिक है एंड कंटिन्यूअस है. उस सोलर लाइट के अंदर जो पॉलीक्रोमेटिक और कंटिन्यूअस है उसके अंदर अगर अपन देखें तो जो वेव्स आ रही हैं, जो रेडिएशन है वो अलग अलग वेवलेंथ का है. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ वी कैन डिवाइड द सोलर रेडिएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स. कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना. मिनिमम वेवलेंथ टू द मैक्सिमम वेवलेंथ. और एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन अगर कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होती जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम. यानी कि हायर द वेवलेंथ लोअर द पेनिट्रेशन पावर और द एनर्जी, और lower the wavelength, higher the penetration power or the energy. Is this clear? So
दिस पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कॉस्मिक रेज से कहां तक, रेडियो वेव्स तक डिवाइडेड है सोलर रेडिएशन, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए। सोलर लाइट जो है वो कैसी बताई बेटा मैंने, पॉलीक्रोमेटिक, बहुरंगी एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड सोलर जो रेडिएशन है वो डिवाइडेड है किसके आधार पे, डिवाइडेड बेस्ड ऑन वेवलेंथ। तो जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो वेवलेंथ के आधार पे क्या है, डिवाइडेड है। और उसको अपन कितने प्रकार के रेडिएशन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, वी आर डिवाइडिंग दैट फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू व्हाट, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। कॉस्मिक रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक अपन उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे सेंटीमीटर में ले रहे हैं अपन ये, ठीक है ना, 10 टू पावर -12 है, ठीक है ना, वेवलेंथ की कैपेसिटी है या वेवलेंथ है, तो वो कौन सी होगी बेटा, कॉस्मिक रेज, ठीक है। 10 टू पावर -10, देन दैट इज गामा रेज, ठीक है। 10 टू पावर -8, ठीक है ना, अलग कैटेगरीज लेते जा रहे हैं अपन। 10 टू पावर -8 तो बेटा हो गई ये अक्स रेज, ठीक है। और 10 टू पावर -8 के बाद में जो नेक्स्ट है 10 टू पावर -6 तक, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अपन फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो कैटेगरीज हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, दीज आर नॉट यूजफुल, ठीक है ना। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, लिविंग टिश्यू के लिए कैसी हैं, बड़ी घातक हैं ये, ठीक है ना। सो दीज आर नॉट यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड बाय सम बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड द रेड एल्गी, वी कैन ऑल्सो कॉल देम। तो रेड एल्गी जो है, क्योंकि वो क्या है बेटा, बॉडीकॉव इफेक्ट शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा, विद द डेप्थ कलर चेंज वो करते हैं। और वो मोस्टली रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो कहां तक, बॉटम तक पानी के पाए जाते हैं। तो ये जो रेडिएशन है वो कहां तक, पानी को चीरते हुए नीचे तक जा सकता है। तो दीज आर यूज्ड बाय द रेड एल्गी, यूज्ड बाय रेड एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा, दैट इज 10 टू पावर -4 तक की रेंज जो है वो उसको अपन लें, या इसको अपन दूसरे नैनोमीटर में, अगर सेंटीमीटर की बजाय नैनोमीटर में शो करें तो अपन ये कह सकते हैं 402 जो है नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है ना, तक की जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड द विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम। And this is the particular spectrum which is used by higher plants for the photosynthesis. Photosynthesis के अंदर इसका यूज होता है, and this is classified in different color waves which are called the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, ठीक है। अब आपको पहली जो चीज क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि दिस इज द पर्टिकुलर लाइट विच इज नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ सरफेस, ठीक है ना। दैट्स वाई लीफ जो है वो कैसे कलर की दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की। तो ये जो है वो फोटोसिंथेटिकली जो है ना यूज नहीं हो रही है, कौन सी, ग्रीन लाइट, ठीक है। विबग्योर जो इनकी जो क्लास है
ठीक है ना, उसके अंदर मैंने क्या कहा कि ये 390 नैनोमीटर, ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम है ये 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक की रेंज है, यानी कि इन लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है 390 टू 760 नैनोमीटर, जिसके अंदर अगर अपन बात करें किसकी, वायलेट की, तो इसकी जो रेंज है बेटा वो है 390 टू 430 नैनोमीटर। ठीक है, 430 टू 470 कौन सी बेटा, इंडिगो। ठीक है, 470 टू 500 कौन सी बेटा, ब्लू। 500 टू 580 कौन सी बेटा, ग्रीन। ठीक है, देन नेक्स्ट जो लाइट आ रही है वो कौन सी आ रही है, येलो। तो येलो 580 टू 600 नैनोमीटर। देन ऑरेंज 600 to 650 and the red 660 to 720 और 60 760। ठीक है, बीच में जो गैप अपन ने छोड़ा है किसका, 650 to 660, दिस इज ऑरेंज रेड लाइट है। ठीक है, तो ये जो लाइट है वो मोस्टली क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का ग्रुप है ये, यानी कि 390 टू 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की जो लाइट है वो फोटोसिंथेटिकली क्या है, एक्टिव है, यानी कि इसका यूज प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। दैट्स वाई शॉर्ट में इसको अपन कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। दैट्स मीन द रेडिएशन इन विच द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज रनिंग कंटिन्यूअसली ऑन द ऑप्टिमम और बेस्ट लेवल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, यानी कि रेडिएशन का वो रेंज जिसमें फोटोसिंथेसिस अपने बेटर लेवल के ऊपर या बेस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, एंड दैट इज वायलेट टू रेड लाइट। इज दिस क्लियर? अब इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है, पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो लीफ के अंदर पिगमेंट्स हैं जिनके बारे में अपने पढ़ा, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है ना, दे आर अब्जॉर्बिंग द लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ। वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अब्जॉर्ब करके वो मॉलिक्यूल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि एटम्स के बने होते हैं, ठीक है ना, एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, तो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्थिति में आते हैं और एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना, लाइट एनर्जी को रिसीव करके वो क्या होंगे, एक्साइटेड अवस्था में आएंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, और वो एटीपी बनाने के काम में आएंगे। ठीक है ना, और वो ही एनर्जी जो ट्रैप की जा रही है उन पिगमेंट्स के द्वारा, कौन सी, इस वेवलेंथ की जो एनर्जी है, इस वेवलेंथ के अंदर जो एनर्जी है, किसके रूप में, क्वांटा के रूप में, उस एनर्जी का यूज करके वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। कौन, प्लांट्स, यानी कि वाटर को तोड़ रहे हैं जिससे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का यूज एनएडीपी के रिडक्शन में किया जा रहा है, यानी कि दो चीजें हो रही हैं, एनएडीपी का रिडक्शन हो रहा है NADPS2 में, और एडीपी से एटीपी बनाई जा रही है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एनर्जी, और उस एनर्जी को किसने ट्रैप किया है, पिगमेंट्स ने। किस वेवलेंथ की एनर्जी को, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो लाइट है वो कौन सी है, 390 टू 760 नैनोमीटर की, उस वेवलेंथ की लाइट को उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज यूज्ड बाय द हायर प्लांट्स। अब इसमें भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मैक्सिमम ब्लू लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद में अगर किसी को करता है तो रेड लाइट को, यानी कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा दिखाया जाता है वो ब्लू और रेड लाइट के लिए दिखाया जाता है। सो द क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में अगर ये पूछा जाए कि उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे, तो ब्लू रेड। इज दिस क्लियर? जबकि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, रेड लाइट में, उसके बाद में ब्लू में। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, रेड ब्लू। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ब्लू रेड, एंड एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, रेड ब्लू। इज दिस क्लियर? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट
क्या आ जाएंगी? इंफ्रारेड IR 10⁻², ठीक है। उसके बाद 10⁻0 एंड 10⁻0 का मतलब क्या हुआ? 10⁻² तो क्या हो गया? इंफ्रारेड, ठीक है ना बेटा। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान में रखना कि जो इंफ्रारेड है वो मोस्टली किसके द्वारा, जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके द्वारा यूज की जाती है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यूज्ड बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, किसके अंदर बेटा? फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ये रेडियो वेव चालू हो गई है। माइक्रोवेव्स 10⁻0, देन 10⁻², देन 10⁻⁴, देन 10⁻�6। ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक, दीज आर रेडियो वेव्स। इज दिस क्लियर? सो ये जो स्पेक्ट्रम, पॉलीक्रोमेटिक स्पेक्ट्रम अपने को सोलर रेडिएशन के थ्रू मिल रहा है, उसका क्लासिफिकेशन है। मोस्टली जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो कौन सा है? दिस वन, विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, हैविंग द रेंज ऑफ द लाइट और द वेवलेंथ 390 to 760। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहां होती है। तो अगर ऑप्शन में आपको व्हाइट लाइट मिले तो आपको व्हाइट लाइट को देना है, ठीक है ना। कारण व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 7 कलर्स। ये 7 कलर मिलकर के जो है ना, वो जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो कैसा है? व्हाइट। और उसमें देखिए क्या हो रहा है, रेड और ब्लू दोनों जुड़ करके आएंगी, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस जो रेड लाइट में हो रहा है वो भी, और जो ब्लू लाइट में हो रहा है वो भी। तो इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है किसके अंदर? किसमें? व्हाइट लाइट में। अगर आपको इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए पूछा जाए तो रेड लाइट में मैक्सिमम होगा फोटोसिंथेसिस, और देन उसके बाद में किसमें होगा? ब्लू में। इज दिस क्लियर? क्लियर है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल पूछे तो रेड लाइट, और उसके बाद ब्लू लाइट, और अगर आपको मिनिमम पूछे या नहीं होने के बराबर पूछे तो कौन सी? ग्रीन लाइट, ठीक है। और अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट है तो आप क्या करेंगे? व्हाइट लाइट, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाइट। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अभी अपन ने कुछ बातें की जिसमें अपने पास एक नाम आया कि व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है वो, अपन उसकी बात करते हैं। तो पहले बेटा मैं ले रहा हूं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सिंपली अगर अपन इसको समझे तो क्या है ये? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द पिगमेंट्स, ठीक है ना, टू अब्जॉर्ब द लाइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ के अगेंस्ट पिगमेंट के द्वारा क्या किया जाना? उस लाइट को क्या किया जाना? अब्जॉर्ब किया जाना। क्या है? अपने आप में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब देखिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ग्राफिकली अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा कि दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस या ग्राफ, अपन ये कह सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट जो प्लॉट किया गया है किसके बीच में? बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट्स अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज ग्राफ plotted between efficiency of pigment किसके लिए? for absorption of efficiency of pigment for absorption of light against what? Wavelength of light. यानी कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। दिस इज y axis which will show the efficiency of the pigment
and this is the x-axis which will show the what wavelength of the light. ठीक है, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ठीक है ना। और ये इधर क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन, एफिशिएंसी। ठीक है। अब देखिए अपने पास पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए के साथ बी है। इसके अलावा फिर दूसरे जो पिगमेंट्स अपन ने पढ़े वो क्या पढ़े, कैरोटिनॉइड्स। और तीसरे जो पिगमेंट अपन ने पढ़े वो क्या पढ़े, फाइकोबिलिन्स, जो केवल किसकी बात कर रहे थे अपन, याद हो तो आपको एल्गीज के बारे में अपने डिस्कस किया था, जिनके अंदर आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोरिथ्रिन, ठीक है ना, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स और जो रेड एल्गी, ठीक है ना, और ब्लू ग्रीन एल्गीज, ठीक है ना, साइनोफाइसी के मेंबर्स में अपन ने बात की थी। ठीक है। तो इन अलग अलग पिगमेंट की जो अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो क्या है, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट को वो मैक्सिमम क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो अपन एक एक करके लेंगे बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल ए के बारे में आप ध्यान में रखना कि जो उसके अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम वो पीक शो करता है ब्लू लाइट में, और देन दूसरी जो पीक मैक्सिमम जो करेगा वो पीक शो करेगा किसमें, रेड लाइट में। ठीक है। यानी कि अगर अपन उसको शो करें तो देखिए ये जो रेंज है आपको याद होगा VIB, विबग्योर। तो 470 to 500 वाली जो रेंज थी याद होगा आपको। देखो अभी अपन करके आए ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो यहां पे वायलेट जो था उसका क्या था, 390 to 430, 432 याद कीजिए, 470, 470 to 500। ठीक है। फिर उसके बाद में 500 to 580, देन 580 to 600, देन 600 to 660, देन 660 to 760। ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा बेटा, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो मैक्सिमम पीक जो शो करेगा वो कहां करेगा, पहली कहां पे, ब्लू लाइट में, और दूसरी कहां पे, रेड लाइट में। यानी कि ब्लू और रेड लाइट को वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम अब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर अपने को जो पीक दिखानी है वो इस जगह पे दिखानी है, तो अपन अगर उसको शो करें देन दूसरी जो पीक है वो अपने को जो ये दिखाएगा वो कहां पे दिखाएगा, दिस इज इन एरिया ऑफ रेड लाइट। ठीक है ना, लगभग 660 के प्लस 50, और ये तो ये किसका हो गया, दिस इज द पर्टिकुलर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए। ठीक है। और क्लोरोफिल ए के द्वारा जो रेंज यूज की जा रही है मोस्टली 400 प्लस से जाते हुए, यानी कि यहां 430 वायलेट से शुरू हो रहा है वो, और मैक्सिमम कहां पे दिखा रहा है, ब्लू पे। तो 430 to 470 जो है वहां पे, या 475 तक कर सकते हैं, इसकी क्या आ रही है बेटा, मैक्सिमम पीक आ रही है। ठीक है। और दूसरी जो आ रही है वो ये कहां पे आ रही है, 650 to 660, मोस्टली अगर सही दिखाया जाए तो 662 सेकेंड पीक जो है वो यहां पे शो कर रहा है। इज दिस क्लियर। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पिगमेंट अपने पास है वो है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी की अगर अपन वेवलेंथ, किस वेवलेंथ को वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर रहा है वो अगर अपन देखें, तो आप ये ध्यान में रखना कि क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को क्या कर रहा है, ज्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है। क्लियर है। ये लीजिए। ठीक है। मोस्टली 450 प्लस, यानी कि क्लोरोफिल बी जो है वो 455 के ऊपर शो कर रहा है।
ए से ज्यादा एफिशिएंसी है ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करने की, ठीक है, लेकिन रेड लाइट को कम ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 455, ये कौन है यहाँ पे, क्लोरोफिल बी, जो डॉट डॉट से मैंने शो किया है। एक पीक ये है बेटा यहां पे, एंड दिस इज द फर्स्ट पीक, क्लोरोफिल बी 455 नैनोमीटर के ऊपर ये पीक आ रही है। दूसरी जो पीक आ रही है वो लगभग 440 के ऊपर आ रही है, सॉरी 640 पे आ रही है, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया किसका, क्लोरोफिल ए और बी का। कलेक्टिवली अगर अपन इसको शो करें तो अपन यूं दिखा सकते हैं, शॉर्ट डायग्राम के रूप में मैं यहां पे दिखा रहा हूं। क्लोरोफिल पिगमेंट की जो पर्टिकुलर एफिशिएंसी है, ये ब्लू लाइट एंड देन इन रेड लाइट, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, जिसमें अपने ग्राफ प्लॉट किया है किसके लिए, एफिशिएंसी ऑफ द पिगमेंट टू ऑब्जॉर्ब द लाइट अगेंस्ट द वेव लेंथ, ठीक है। अब देखिए दूसरे जो अपने पास पिगमेंट्स हैं वो कौन से हैं, कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड्स में कौन कौन याद होगा आपको, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स, जेंथोफिल्स में फ्यूकोजेंथिन याद होगा आपको, कैरोटीन्स में बीटा कैरोटीन याद होगा। उनकी अगर अपन बात करें तो मोस्टली वो जो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, वो लाइट ऑब्जॉर्व करने की जो रेंज उनकी है वो होती है लगभग 450 टू 525 के बीच में, ठीक है ना। उसके बीच में वो क्या कर रहे हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो उसको अपन यूं दिखा सकते हैं, देखिए ये दो पीक देंगे बेटा, ये ठीक है ना। व्हाट इज दिस, ये किसको शो कर रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। और इनकी जो पीक मिलेंगी अपने को, वो दो पीक जो मिल रही है वो कहां कहां मिल रही है अपने को, 454 टू 484 नैनोमीटर, इस रेंज के अंदर मैक्सिमम। एक तो 454 पे और दूसरी जो है 484 पे, इस रेंज के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, लाइट को मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, क्लियर है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है, अपन ये कह सकते हैं कि जो फाइकोबिलिन से, जो हायर प्लांट्स में नहीं है लेकिन रेड एल्गी साइनोफाइसी उनके अंदर अपन ने बात की थी, उनके अंदर आपको मिलेंगे। तो उनकी जो रेंज होती है ये शो करेंगे वो, दैट्स मीन अगर आप देखें तो 550 से लेकर के 660 तक उनकी क्या है, रेंज है, किसकी, जो फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स के द्वारा जो पीक दिखाई जा रही है वो कौन कौन सी हैं, देखिए फाइकोबिलिन्स से एक तो दिखा रहे हैं कहां पे, 550 के करीब, तो 540 प्लस लेकर के कहां तक इनकी जो आ रही है, 650 और ये 70, देखिए ये दोनों के बीच का लगभग उससे यानी कि 670 नैनोमीटर तक क्या दिखाई जा रही है, पीक्स दिखाई जा रही है, किसके द्वारा, दीज पीक्स ऑफ द फाइकोबिलिन्स। तो डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं उनके आपको मैंने क्या दिखाए हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। चलें आगे, समझ गए। क्लोरोफिल ए के बारे में अपन ने बात की, 430 टू 470 पहली पीक, और दूसरी जो पीक है वो आ रही है 662। क्लोरोफिल बी की बात अपन ने की 455, ठीक है ना, फर्स्ट पीक, 640 सेकेंड पीक, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स की बात की 454 से 484 के बीच। इज दिस क्लियर? फाइकोबिलिन्स की 540 टू 670। ओके, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, देखिए उसको अपन डिफाइन करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम बेटा शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अब सिंपली ये समझे, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
अगेंस्ट द स्पेसिफिक वेव लेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है XYZ जो भी है उसके अगेंस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग दैट एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रेट ऑफ photosynthesis against wavelength of light, यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है। और इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो एनसीईआरटी डायग्राम में भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर यही 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पीक्स दिखाई देंगी, वो कहां पे दिखाई देंगी, मैंने कहा था मैक्सिमम कहां पे, रेड में, दूसरी कहां पे, ब्लू में। तो एक पीक तो आपको यहां पे ब्लू लाइट एरिया में, और दूसरी जो पीक आपको दिखाई देगी वो कहां पे, रेड लाइट एरिया में, ठीक है ना। अगर इसको अपन डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली दूसरे तरीके से आपके समझने के तरीके से शो करें तो ये एक पीक और ये रेड लाइट एरिया में बड़ी पीक, ये इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि बड़ी पीक का मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे, फिर उसके बाद में यहां पे, दिस इज द ब्लू जोन एंड दिस वन इज द रेड जोन ऑफ द लाइट। इज दिस क्लियर। अगर अपन इसको किसके सापेक्ष दिखाएं, दोनों ग्राफ्स जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, दोनों को अगर अपन कलेक्टिवली एक साथ दिखाएं तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कैसा आएगा, ये एक्स एक्सिस जो, वाई एक्सिस जो है वो दोनों चीजों को शो कर रहा है, किस किस को, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी और एक्शन स्पेक्ट्रम को भी। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने क्या कहा था आपको कि मैक्सिमम कौन सी लाइट हो रही है, ब्लू लाइट, देन कौन सी हो रही है, रेड लाइट, ठीक है। और अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की अपन बात करें तो वो मैक्सिमम कहां है, ठीक है, यानी कि रेड लाइट में क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस वन इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन केस ऑफ एनसीईआरटी इस लाइनिंग को यूं दिखाया गया है जिसमें यह शो करना चाह रहा है कि यहां पे एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए जो मैंने बताया क्या, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ी पीक कहां पे आएगी, रेड लाइट में, क्योंकि रेड लाइट में ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में फोटोसिंथेटिक रेट दूसरे नंबर पे ज्यादा किसमें होती है, ब्लू लाइट में। क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए लाइट से रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अपन ने बात की थी, वो रेडिएशन जिसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रन करती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, ध्यान से देखें। देखिए क्वांटा क्या है, यूनिट ऑफ द लाइट एनर्जी, और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है, या दूसरा अपन ये कह दें कि O2 का रिलीज हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो इसको क्वांटम रिक्वायरमेंट को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ पर मोल CO2,
यानी कि CO2 के एक मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ किसकी, क्वांटा की, ठीक है। या दूसरे अपन ये कह सकते हैं क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ या रिलीज ऑफ 1 मोल ऑफ O2, ठीक है ना। अपन जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। लेकिन ये ऐसे थोड़ी है कि सीधे 6CO2 6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। 1/1 CO2 जो है वो एसिमिलेट होती है, रिडक्ट होती है, और 1/1 ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूटते हैं, जिससे क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो पर मोल O2 के निकलने के लिए कितने लाइट क्वांटा यहां पे रिक्वायर्ड थे, वो क्या कहलाएगी, क्वांटम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द इमर्सन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है ना, कि फॉर द 1 मोल ऑफ O2 रिलीज हाउ मच क्वांटा आर रिक्वायर्ड एट क्वांटा, ठीक है ना। ये दुरुस्त भी कर लेना, कहीं पे मेरे से 12 क्वांटा निकला हुआ है किसी लास्ट लेक्चर में, तो उसको दुरुस्त कर लेना। एट क्वांटा इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट, यानी कि एक O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज होने के लिए कितनी क्वांटा चाहिए, एट क्वांटा, या एक CO2 को रिडक्ट होने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना चाहिए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितनी CO2 भाग लेंगी, 6, या कितनी O2 निकलेंगी, 6 O2। एक O2 के लिए कितना चाहिए, एट क्वांटा, तो 6 O2 के लिए कितने चाहिए, 48 क्वांटा, यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने क्वांटा चाहिए, 48 क्वांटा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल रिक्वायर हाउ मच द क्वांटम रिक्वायरमेंट, तो 1 के लिए 48, एक ग्लूकोज के लिए, तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 48 इंटू 10, यानी कि 480 क्वांटा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो क्या है, क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटम इल्ड, ये आपसे पूछा जाए तो बड़ा सिंपल है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने तक की प्रोसेस का अगर अपन वेट करें तो ये बहुत ज्यादा होगा, तो ग्लूकोज वहां पे क्वांटम इल्ड के रूप में नहीं लिया जाता है। जो जो वाटर मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस होगा उसका लाइट रिएक्शन के थ्रू, त्यों त्यों क्या निकलेगी बेटा, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन जो निकल रही है वो पहली क्या है, क्वांटम इल्ड है। इज दिस क्लियर। तो क्वांटम इल्ड को अपन यूं कह सकते हैं कि पर क्वांटा इवोल्व्ड अमाउंट ऑफ O2, पर क्वांटा व्हाट इवोल्व्ड अमाउंट ऑफ व्हाट O2 क्या कहलाएगी, क्वांटम इल्ड। इज दिस क्लियर, ठीक है। प्रत्येक क्वांटा जो है, जो अमाउंट ऑफ O2 निकल रही है वो क्या कहलाएगी, क्वांटम इल्ड। यानी कि जैसे अभी अपन ने कहा कि एट क्वांटा यूज होंगे तो एक O2 निकलेगा। इज दिस क्लियर। तो पर क्वांटा कितना हो जाएगा, 1/8, दैट्स मीन 12.5% क्या होगी, क्वांटम इल्ड। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो अपनी बात हुई किसके संदर्भ में, लाइट के संदर्भ में। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेटा, CO2, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, CO2। CO2 जो है वो अगर अपन देखें तो 0.03% एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, जिसको प्लांट एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि टेकिंग फ्रॉम atmosphere. Is this clear? What is happening with this CO2 in dark reaction? जो स्ट्रोमा फ्लूइड है उसके अंदर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 का क्या हो रहा है, एसिमिलेशन और रिडक्शन, ठीक है। एंड दिस रिडक्शन इज हैपनिंग by the help of ATP and NADPH2.
और ये एटीपी और NADPH2 जो CO2 का रिडक्शन कर रहे हैं, ये कौन सी प्रोसेस के दौरान बनते हैं? दीज आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर ये कैसे हो पा रहा है? तो देखिए, स्ट्रोमा के अंदर लाइट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एटमॉस्फेरिक लाइट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर हुई, कहां के अंदर? लीफ मेजोफिल सेल में। लीफ मेजोफिल सेल से किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन से पार्ट में? स्ट्रोमा पार्ट में। और वहां पे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट के द्वारा। कौन से प्लांट्स में? C3 प्लांट्स में, जिनमें पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बाद में 6 का बनेगा ग्लूकोज, पहले 3 का बनेगा। बाई फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड या पायरेट इन C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर फर्स्ट एक्सेप्टर ये होगा और सेकंड एक्सेप्टर ये होगा। ठीक है, ऐसे ही CAM प्लांट जो सक्यूलेंट्स हैं, ओपनशिया वगैरह, उनके अंदर क्रेजुएलियन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, जो प्लांट्स जिनमें स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ नाइट ओपन होते हैं, उनके अंदर भी CO2 को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? फॉस्फोइनोल पायरेट। और C4 प्लांट्स में भी कौन करता है? फॉस्फोइनोल पायरेट। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट वो कितने कार्बन का बना रहे हैं? 4 कार्बन का, इसलिए उन प्लांट्स को अपन क्या बोल रहे हैं? C4 प्लांट्स। ठीक है, तो ये CO2 के क्या है? एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है, CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए इनको जो एंजाइम मदद कर रहा है, RUBP इज एक्सेप्टिंग द CO2 विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। वो भी कहां पाया जाता है बेटा? स्ट्रोमा फ्लूइड में पाया जाता है। राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इस एंजाइम का पूरा नाम है। और ये प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कौन? रूबिस्को एंजाइम। और इन केस ऑफ जब PEP CO2 को एक्सेप्ट करता है तो वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पेपकेज, फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो CO2 इज एक्सेप्टेड बाय द RUBP इन केस ऑफ द C3 प्लांट्स, बाय द PEP एंड RUBP दोनों। PEP फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम बाय RUBP इन C4 एंड CM प्लांट्स, इन बाय RUBP in presence of Rubisco enzyme, by PEP in presence of Pepcage enzyme. And what is happening with the CO2? CO2 is going to be assimilated or reducted. ठीक है ना? रिडक्शन किसके अंदर हो रहा है उसका? CO2 is reducted in the कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का ये इंपेरिकल या सामान्य सूत्र है। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर। एक चीज ध्यान में रखना कि CO2 जो है वो C3 प्लांट्स के अंदर लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि CO2 की मात्रा 350 to 400 ppm है। 0.03 का मतलब है 350 to 400 पार्ट पर मिलियन एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये 200-250 ppm से भी कम आ जाएगी तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन CO2 की जो अवेलेबल अमाउंट है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, किसके लिए? C4 प्लांट्स के लिए और CM प्लांट्स के लिए। ये ध्यान में रखना। इज दिस क्लियर? तो CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर व्हाट? C3 प्लांट्स, क्योंकि जो अवेलेबल मात्रा है एटमॉस्फेयर में उससे कम आ जाएगी तो C3 प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करना दूभर हो जाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको जो रूबिस्को एंजाइम है उसको मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी चाहिए, क्या करने के लिए? CO2 को RUBP के साथ जोड़ने के लिए, जबकि पेपकेज जैसी रिक्वायरमेंट नहीं रखता। नेक्स्ट इज वाटर। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो लाइट है उसका 1% प्लांट जो ऑब्जॉर्व करते हैं उसका 1% किस में काम में लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में। वैसे ही वाटर जितना सोइल से वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं उसका 1% वो यूज करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। 1% यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, किसमें से? फ्रॉम टोटल ऑब्जॉर्व्ड, जो टोटल ऑब्जॉर्व्ड हुआ है उसमें से। ठीक है, 1% का यूज करते हैं ऑफ ऑब्जॉर्व्ड। ठीक है, सोइल से इसको क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इस वाटर का क्या होता है? फोटोलिसिस। और वो फोटोलिसिस जो है वो क्या, एक तो क्या दे रहा है? O2 पैदा कर रहा है प्लस प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, these protons and electrons are used
for the reduction of NADP into the NADPH2, and the cycling of these electrons will produce the ATP also. ठीक है, तो NADP यानी फॉस्फोराइलेशन में भी काम में आएंगे। ये NADPH2 और ATP कहां पे, ये काम कहां पे हो रहा है, ग्रेना पार्ट में। ये कहां जाएंगी, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया CO2 का क्या करवाएंगी, रिडक्शन। इसीलिए इसको रिडक्शन एनर्जी बोलते हैं NADP को। और चूंकि वो CO2 का कन्वर्जन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें मदद कर रही है कौन, ATP। तो ATP को अपन सिंथेटिक एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन और या एनर्जी करेंसी बोल देते हैं, सॉरी, और ये सिंथेटिक एनर्जी कहलाएगी कौन, NADPH2। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो NADPH2 और ATP जो लाइट रिएक्शन में बनाई गई हैं वाटर के फोटोलिसिस के द्वारा, उनका यूज हो जाएगा किसमें, डार्क रिएक्शन में CO2 का एसिमुलेशन करने में। दिस इज कंप्लीशन ऑफ आवर रिक्वायरमेंट टॉपिक। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना, वो होगा क्या, लाइट रिएक्शन। ओके, थैंक यू।